नमस्कार दोस्तों, आप सभी को लर्निंग मैक्सिम में हार्दिक स्वागत है। मैं मैक्सिम सिन्हा, आप सभी का एजुकेटर। तो चलिए शुरू करते हैं इस महीने का दूसरा जियोपॉलिटिकल टूर। जी हाँ, जैसे कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि मैं हर मतलब वीकेंड को, हर संडे को मैं कुछ ना कुछ नहीं, मतलब इस दुनिया में क्या हो रहा है जियोपॉलिटिकल स्तर पे, उसके ऊपर मैं एक डिटेल एनालिसिस लेके आऊँगा पूरा हफ्ते का। ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे 7 से लेकर 13 जून का, ठीक है, जो जो मतलब बदलाव आ रहे हैं दुनिया में, जो जो हरकत हो रहा है, ठीक है, वेस्ट एशिया से लेके फिनलैंड तक, फिनलैंड से लेके इंडिया तक, इंडिया से लेके इंडो पैसिफिक तक। ठीक है, तो क्या क्या हो रहा है उस चीज़ को मैं एक इन डिटेल्स तो नहीं कह सकता, लेकिन एक ओवरव्यू में ज़रूर कह सकता। अगर इन डिटेल्स हुआ तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। सो एक ब्रीफ ओवरव्यू जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, हाँ, सो हियर इट इज़। फर्स्ट जो डेवलपमेंट जो आया है, जो हाँ मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हुआ है, दैट इज़ दिस अबाउट इंडिया इंडोनेशिया कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। इंडिया और इंडोनेशिया के बीच एक कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप, मतलब एक साझेदारी। ठीक है, एक ये सिर्फ डिफेंस लेवल पे नहीं, एक्चुअली कॉम्प्रिहेंसिव नाम से समझ में आता है कि हर आयाम पे, ठीक है, बट मेनली ये एक स्ट्रेटेजिक लेवल पे। ठीक है, जो कि आपका मेरीटाइम सिक्योरिटी पे होगा, मेरीटाइम पे होगा। ठीक है, आपका ब्लू इकोनॉमी इससे कनेक्टेड है। और इंडोनेशिया हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, और इतना इंपॉर्टेंट है कि अगले महीने यानी कि जुलाई के फर्स्ट वीक या फिर सेकंड वीक, मतलब 7 से लेकर 10 तारीख के बीच में हमारे मोदी जी इंडोनेशिया को जा रहे हैं। तो अभी आप समझ सकते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर अगर वहाँ पे जा रहे हैं तो वो देश हमारे लिए कितना महत्व रखता है। ठीक है, तो एक मतलब कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया इन पाकिस्तान, सॉरी, इंडिया एंड इंडोनेशिया हैज़ बिन साइंड। ठीक है, ओके, नाउ कम्स द सेकंड वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, और एग्जाम में से सवाल पूछ सकते हैं। there's an immense possibility of questions asking from this topic. Okay, and this is about मेजर अभिलाषा बराक। ठीक है, मैंने इन शॉर्ट लिखा है मेजर बराक was awarded with UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर। ठीक है, मेजर अभिलाषा कौन है? शी इज़ सर्विंग इन आर्मी ऑफिसर, एंड शी इज़ द फर्स्ट फीमेल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पायलट, फर्स्ट फीमेल हेलीकॉप्टर पायलट। शी वॉज कमीशन इन आर्मी इन द ईयर 2022। ठीक है, सो लगभग 4 से 5 साल का सर्विस है उनका। ठीक है, तो आप समझते हैं इतना कम उम्र में उन्होंने मतलब इतना बड़ा एक अवार्ड जीता है। सो दैट्स क्वाइट कमेंडेबल। एंड शी वॉज इन डेपुटेशन under even peacekeeping force, and she was in यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनान। अभी यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है। देखिए, जो NDA CDS एफकेट एस्पिरेंट्स जो है उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि मेजर अभिलाषा बराक को कौन सा अवार्ड दिया गया। ठीक है, एंड द अवार्ड इज़ UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर। ये है मतलब जो डिफेंस एग्जाम्स की तैयारी करे, लेकिन इससे एक कदम आगे, दोज हु आर गोइंग टू अपियर इन द एग्जाम्स लाइक UGC नेट फॉर द पेपर्स लाइक डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, उनको ये सवाल पूछा जा सकता है कि UNIFIL, UNIFIL इन शॉर्ट कहते हैं, लेकिन UNIFIL कहते हैं। तो ये UNIFIL जो है, इसका फुल फॉर्म क्या है ये पूछ सकते हैं। ये यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्सेज जो होते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है, और ये अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, पिछले साल भी ये पूछा गया था। द फुल फॉर्म इज़ यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनान। ठीक है, ये वेस्ट एशिया में है, और वहाँ पे हमारे इंडियन आर्मी की काफ़ी ट्रूप्स है वहाँ पे। सो मेजर अभिलाषा बराक वॉज पोस्टेड इन दियर, एक्चुअली डेपुटेशन में जाते हैं हमारे फौजी अफसर्स और जवान, एंड शी वॉज अवार्डेड विथ UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर। ठीक है, ओके, द थर्ड पॉइंट इज़ बांग्लादेश तुर्की पार्टनरशिप ऑन डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स। जब यूनुस था, ठीक है, तब भी मतलब ये बांग्लादेश और पाकिस्तान, सॉरी, बांग्लादेश और तुर्की का काफ़ी कनेक्शन बिल्ड हो रहा था। ठीक है, देखिए तुर्की का क्या है, तुर्की का उनका अभी जो कमांडर जो है, या फिर कुछ भी कह लीजिए, एर्दोगान को खलीफा बनने का मतलब शौक चला है। तो दुनिया में जितने भी इस्लामिक कंट्रीज़ है उनको वो साथ लेके चल रहा है, उनको आड़े में ले रहा है, ख़ासतौर पे इंडिया को मद्देनज़र रखते हुए। ठीक है, जैसे कि इंडिया के जो नेबरिंग इस्लामिक कंट्रीज़ है, आप पाकिस्तान ले लीजिए, आप बांग्लादेश ले लीजिए, एंड मॉलडीव्स को भी ले लीजिए। ठीक है, तो इन तीनों देशों को वो साथ में ले रहा है। ठीक है, लेकिन उस ढक्कन को ये नहीं पता है कि उसके नेबरिंग कंट्री एक है जिसका नाम है साइप्रस।
ठीक है। हम साइप्रस को जितना वो मतलब हमारे खिलाफ हमारे पड़ोसी को बरगलाता है, उतना ही हम साइप्रस को अपने आड़े हाथों ले लेते हैं, ठीक है। सिर्फ अपने आड़े हाथों नहीं, अपने साथ ले लेते हैं, ठीक है। उससे उसका प्रॉब्लम और भी बढ़ रहा है। और धीरे धीरे एक विश्व पटल पर एक नया टर्म इमर्ज होता है, दिस इज कॉल्ड इंडो मेडिटेरेनियन रीजन। माने इंडिया अपना जो फुटप्रिंट वो मेडिटेरेनियन पे गाड़ रहा है जाके, ठीक है। और तुर्की मेडिटेरेनियन के बहुत नज़दीक है, मेडिटेरेनियन कंट्री ही कह सकते हैं आप, ठीक है। तो वो अगर ऐसा उल्टा सीधा हिमाकत कर रहा है हमारे पड़ोसियों को हमारे खिलाफ बरगला के, ठीक है, धर्म और मज़हब के नाम पे, तो इसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा, ठीक है। सो एनीवेज, सो यूनुस तो हट गया, अब आया है ज़िया। तो ज़िया भी मतलब उसी राह पे चल रहा है, ठीक है। सो ज़िया नहीं, तारिक रहमान, यस, सन ऑफ ज़िया। ओके, सो दिस वाज अबाउट बांग्लादेश टर्की डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स पार्टनरशिप। ओके, रुक करते हैं अगले पॉइंट की ओर। फोर्थ पॉइंट इज, एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ, अदरवाइज समझ में नहीं आ रहा है। या लेट मी टेक द रेड वन। ओके, द फोर्थ इज एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित अपॉइंटेड एज द वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। तो इंडियन एयरफोर्स के वाइस चीफ के तौर पर उन्हें नियुक्त किया गया है। और इसी महीने को इंडियन एयरफोर्स के जो अगले चीफ जो है उनका भी नाम मतलब उनको भी नामांकन किया जाएगा, ठीक है। ओके, द फिफ्थ इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। यहाँ से सवाल पक्का आ सकता है। देखिए, हम सबको तो पता है कि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी स्पेस में गए थे, उनको अशोक चक्र भी मिला, ठीक है। लेकिन बहुत कम लोग को ये मालूम है कि उन्होंने एक किताब भी लिखा है, ठीक है। द बुक इज़ द सेकंड ऑर्बिट, बिलीफ ऑफ ए मैन, ड्रीम ऑफ 1.4 बिलियन हर्ट्स, ठीक है, बाय ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। तो एग्ज़ाम में ये सवाल पूछ सकते हैं कि ग्रुप कैप्टन शुक्ला जी ने कौन सा किताब लिखा है, या फिर किताब का नाम देके पूछेंगे कि कौन सा किताब है, ठीक है। तो कईयों को पता नहीं हो सकता है, अगर आपको पता है तो थम्स अप, यू आर अप टू डेट। अगर पता नहीं है तो जान के रखिएगा, सवाल पूछ सकते हैं। And sixth point is Justice Prakash Prabhakar Navlekar has been appointed as the head of the high level committee on immigration and demographic changes। देखिए, अभी इंडिया में मतलब डेमोग्राफिक चेंजेस काफ़ी रैपिडली हो रहा है, काफ़ी मतलब बहुत अभी से नहीं, बहुत पहले से। अगर जैसे कि मैं असम से हूँ, तो असम, देन आपका त्रिपुरा, देन आपका वेस्ट बंगाल, इन तीनों स्टेट्स में 1971 से तो मतलब काफ़ी दिख रहा है। इट इज सो दिस इमिग्रेशन इलीगल इमिग्रेशन इज़ वेरी मच एसोसिएटेड विद द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश। आफ्टर क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश ये रुका नहीं, और भी बढ़ गया है, ठीक है। नेहरू लियाकत पैक्ट से कुछ खास फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है। बांग्लादेश का जो अभी उसका जो रवैया जो है अपने माइनॉरिटीज़ की तरफ, ठीक है, माइनॉरिटीज़ को लेके वो बदला नहीं है अभी तक, ठीक है। और ये तो गया एक मतलब जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ है वहाँ पे उनके साथ जो बर्ताव होता है, साथ साथ और भी क्या है यहाँ पे एक बस इट्स नॉट जस्ट अबाउट माइनॉरिटीज़, ठीक है। यहाँ पे कुछ और एंगल भी है। कुछ लोग जानबूझ के यहाँ पे आते हैं देश में, हमारे यहाँ पे, ताकि हमारे पे अफरा तफरी मचाया जा सके, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस पकड़ा गया है। और डिपोर्टेशन तो वेस्ट बंगाल में शुरू हो ही गया है, ठीक है। और असम में भी तो इसका मतलब पिछले साल से चल रहा है, ठीक है। आई बिलोंग फ्रॉम असम, सो ऑन ग्राउंड रियलिटी हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से हमारे चीफ मिनिस्टर साहब इनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, विच इज़ इंडीड ए वेरी कमेंडेबल वर्क। आई एम नॉट बीइंग पॉलिटिकल, मैं पॉलिटिकल नहीं बोल रहा, मतलब जो है फैक्ट में वो बोल रहा हूँ एज ए डिफेंस एस्पिरेंट। ओके, सो जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर, ये नाम आप लोग याद रखिएगा, इट्स एन इम्पॉर्टेंट पर्सन। So he has been appointed as the head of the high level committee on immigration and demographic changes। Okay, now comes the most important one। इससे सवाल पक्का आ सकता है इस साल पक्का आएगा। एंड दिस इज अबाउट जोजिला टनल, ठीक है। जोजिला पास नाम तो आपने सुना होगा, आई थिंक OTA में एक जोजिला कंपनी भी है, ठीक है। कोहिमा कंपनी, जोजिला कंपनी भी है, कैसे ऐसा है। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल सिंगल ट्यूब टनल एट सच हाइट, ठीक है। मतलब ज़मीन से इतना ऊपर है, आप लोग पता ही होगा कि कश्मीर घाटी मतलब ऑलरेडी मतलब सी लेवल से कितना ऊपर है, ठीक। और लोकेशन कहाँ दिया गया है, सोनमर्ग टू मीनामार्ग, ठीक है। तो इसका खासियत क्या है, इट्स द हाई मतलब लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल टनल एट सच एन हाइट।
और अभी तक ये ख़त्म नहीं हुआ, ये ख़त्म होने को है आपका 2028 को ख़त्म हो जाएगा, फरवरी 2028 को ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उससे पहले लगभग इसी साल 2026 दिसंबर को ही मतलब ये फंक्शन हो जाएगा, बट ओनली फॉर आर्म फोर्सेस, मिलिट्री पर्पज़ के लिए दिसंबर 2026 को ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। तो और ये जो प्रोजेक्ट जो है ये किसके तहत हो रहा है, ये NHIDSL, NHIDSL, ठीक है। NHIDSL को इसका दायित्व दिया गया है इसको पूरा करने का। ठीक है, ओके। मूविंग टू द लास्ट वन, मतलब लास्ट स्लाइड। PM मोदी बिकम्स लॉन्गेस्ट रनिंग PM ऑफ इंडिया। यस, प्रायर टू मोदी जी इट वाज जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, एक मिनट, क्या हो गया, हाँ लिख के नहीं रहा है, हाँ PM नेहरू, पंडित नेहरू वॉज दी लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो उनका जो स्ट्रीक जो है, स्ट्रीक ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नेहरू, पंडित नेहरू, इज ब्रोकन बाय करंट प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर हिम। ठीक है, ओके। नाइन्थ पॉइंट इज रशिया यूक्रेन वॉर बिकम्स लॉन्गर देन वर्ल्ड वॉर 1। तो वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 जो है ये सब लगभग 3-4 साल तक ऐसा ही चला है। ठीक है, लेकिन जो इस रशिया यूक्रेन वॉर जो है ये 4 साल हो गए। 2022 से शुरू हुआ था, 22 आई थिंक, हाँ फरवरी को शुरू हुआ था, अभी 2026 हो गया है। ठीक है, तो लगभग 4 साल से भी ज़्यादा हो गया है। लेकिन एक और वॉर है जो मतलब इससे भी बहुत लंबा है, और मेरे ख्याल से 21st सेंचुरी में, 20th सेंचुरी में सबसे लंबा वॉर है टिल डेट आफ्टर 1900, फ्रॉम 1900 टू 2026 इज द लॉन्गेस्ट वॉर। अगर कोई है देन इट इज़ द वॉर बिटवीन इराक एंड ईरान इराक वॉर जो है वो हुआ है, दैट लास्टेड फॉर 9 years, जो कि 9 साल तक हुआ था। जी हाँ, 9 साल, लगभग 9 साल तक। एक्चुअली 8 साल 10-11 महीना बोलते हैं, लेकिन अगर रफली ले ले तो 9 years, अगर मिनिमम अगर ले तो आप 8 years ले सकते हैं। ठीक है, 1980 से शुरू हुआ था, 1980 से लेके 1988 के एंड तक ही चला ये वॉर, ईरान इराक वॉर। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि रशिया यूक्रेन वॉर जो है ये उतना लंबा नहीं चलेगा। ठीक है, बाकी पुतिन साहब जाने। ओके, हियर कम्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग वन। देयर इज, एक्चुअली मैंने यहाँ पे गलती किया, इट इज़ कुलतरत्न टॉक्स। ठीक है, लेकिन बाय मिस्टेक, इट्स माय मिस्टेक, आई एडमिट। कुलतरत्न टॉक्स विजिटेड बाय डॉक्टर एस जयशंकर। ये एक्चुअली कहाँ पे हुआ था, ये जो है फिनलैंड में हुआ है। ठीक है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर जी वहाँ पे गए। देखिए, यहाँ पे अंग्रेज़ों का मतलब, ये गोरों का एक मतलब सोच है कि वो हमेशा सही है, इस दुनिया के रहनुमा वही है, दुनिया में सबसे विद्वान लोग वही है, सिर्फ वही है। नो डाउट यू माइट बी डेवलप्ड कॉन्टिनेंट, यू माइट बी डेवलप्ड कंट्री, बट इसका मतलब ये नहीं कि इसका सिर्फ ठेका सिर्फ तुम्हारे पास ही है, तुम्हारे पास सारा ज्ञान है। ठीक है, बाकी और भी देश है वो भी ग्रो कर रहे हैं, और हमेशा इस बात का ठेका रखते हैं कि वो हमेशा सही है। ये एक मानसिक दिवालियापन का लक्षण, मतलब सिम्टम है, और कुछ नहीं। वो लोग क्या बोल रहे थे कि मतलब इनडायरेक्टली, मतलब इंडिया को दोषी ठहरा रहे थे कि रशिया यूक्रेन वॉर होने के बावजूद भी, मतलब रशिया ने जब यूक्रेन पे अटैक किया उसके बाद भी हम रशिया से तेल खरीद रहे थे, तो ये लेके हमारे पर वो टारगेट कर रहे थे। अच्छा, तब जयशंकर जी ने भी बोल दिया कि हमारा भारत का दुश्मन 1947 से, अगर 1947 से कोई भी ऐसा देश है जो भारत के खिलाफ अगर जंग कर रहा है, मतलब पूरा एकदम सिंगल माइंडली रिजॉल्व हो गया, देन इट इज़ नन अदर देन पाकिस्तान। ठीक है, इट इज़ नन अदर देन पाकिस्तान। और पाकिस्तान को तब से कौन फंडिंग कर रहा है, कौन सा देश फंडिंग कर रहा है, ये सवाल कभी वो लोग, इसका कभी वो लोग सोचते नहीं हैं। ठीक है, और उन्होंने ये भी बोला कि आज तक यूरोप के जो शत्रु हैं उनको हमने, इंडिया ने कभी भी फंडिंग नहीं किया, तो उन्होंने पलटवार कर दिया। एंड दिस इज़ व्हाट आई लाइक अबाउट डॉक्टर एस जयशंकर, वो हमेशा मतलब पलटवार करते हैं। जब तक तुम साफ सीधी बात कर रहे हो तो वो भी साफ सीधी बात करेंगे, लेकिन जब तक तुम डर्टी की में उनको उलझाओगे तो वो भी तुम्हें उलझाएंगे। ठीक है, ही इज़ अ कैरियर डिप्लोमेट एंड ही इज़ डैम स्मार्ट पर्सन। ठीक है, तो हमेशा ये उनके मन में ये सोच रहता है कि एक वही है जो विद्वान है, पंडित है, और हम जो अश्वेत लोग जो है, ठीक है, हम लोग गधे हैं, हम लोग कुछ मालूम नहीं है। ठीक है, और हम लोग तो
सिर्फ गलतियों के ऊपर गलतियाँ करते हैं, ठीक है। हमें तो फॉरेन पॉलिसी के बारे में कुछ ज्ञान नहीं है, एक वही है जिनके पास ज्ञान है, ठीक है। तो ये जो हैंगओवर जो है, इट्स काइंड ऑफ कॉलोनियल हैंगओवर, ठीक है। ये जयशंकर साहब इसके ऊपर तगड़ा प्रहार करते हैं, ठीक है। ओके, नाउ 11th पॉइंट, लेफ्टिनेंट जनरल धीराज सेठ अनाउंस्ड एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। देखिए, हर साल नहीं, हर दूसरे साल तीसरे साल कोई ना कोई चीफ बनता है, तो आम बात है। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जनरल धीराज सेठ जी उनसे पहले जो जितने भी मतलब आर्मी चीफ रह चुके हैं, सबके सब इन्फेंट्री से थे, ठीक है। ही इज़ फ्रॉम आर्मर्ड कोर, ठीक है। ही इज़ फ्रॉम आर्मर्ड कोर। उनसे पहले जो आर्मर्ड कोर के थे, देन इट वाज जनरल शंकर रॉय चौधरी। शंकर रॉय चौधरी, जनरल शंकर रॉय चौधरी वॉज दी लास्ट ऑफिसर फ्रॉम last chief of the army staff from Armored Corps, and after him it was General Ved Malik, who was again infantryman. He was from infantry. Then after him सक्सेसिवली इन्फेंट्री, और जनरल दीपक कपूर आर्टी वाले थे, बट उनके बाद में सबके सब इन्फेंट्री वाले थे, टिल लेफ्टिनेंट जनरल धीराज सेठ। ओके, सो जनरल धीराज सेठ इज फ्रॉम आर्मर्ड कोर, एंड दिस इज अ चेंज that has we are witnessing. Okay, so all the best to General Dhiraj Seth for his next post. Okay, and 12th point, ये मैंने बस ऐसे ही ऐड किया है, वेस्ट एशिया इन फ्लक्स। मतलब ये वार तो चल ही रहा है, ये ईरान यूएसए और इसराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये तो बंद होने का नाम ले रहा है। बीच में रुका था, फिर से शुरू एस्केलेट हो गया, ठीक है। ये जो गोलू जो है ट्रम्प, ये मतलब इस दुनिया को किस कगार पे लेके जाएगा, बस वो उसको उसे खुद भी नहीं पता, ठीक है। सो एनीवेज, वेस्ट एशिया के ऊपर कुछ खास इन्फॉर्मेशन है नहीं, लेकिन बिफोर आई कंक्लूड माई टॉक, कंक्लूड माई वीडियो, आई वुड लाइक टू मेक ए मेंशन, एंड दैट इज अबाउट द क्रैश ऑफ AN-32 सैटरडे को जोरहाट एयरफोर्स स्टेशन में, ठीक है। जोरहाट एयरफोर्स स्टेशन में एक AN-32 विमान क्रैश हुआ, ठीक है, जिसमें 5 मतलब हमारे वायुवीर हैं, इंक्लूडिंग 2 पायलट्स हैव लॉस्ट देयर लाइफ, वन इज़ फाइटिंग अगेंस्ट डेथ, ठीक है। जिंदगी और मौत का लड़ाई लड़ रहा है। सो लेट अस प्रे फॉर हिज क्विक रिकवरी। एंड ये जोरहाट एयरफोर्स स्टेशन में दूसरा हादसा है इस साल, ठीक है। इससे पहले सुखोई 30 विमान जो है उसका मतलब हादसा हुआ था, उसमें 2 पायलट्स वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो देखिए, मैं असम से हूँ, हमारे यहाँ पे नियरेस्ट जो एयरबेस जो है दैट इज़ कुंभीरग्राम। हमारे यहाँ पे हर दूसरे दिन कोई ना कोई एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट आता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, तो ऊपर से गुजरता है तो हम लोग देखते हैं। तो अब तक तो बस देखते थे, लेकिन अब से क्या होगा, मतलब देखने का नज़रिया बदल जाएगा। जब भी मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि जब भी आप कोई ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को देखें, या फिर हेलीकॉप्टर देखें, या फिर आप कोई फाइटर एयरक्राफ्ट को देखें, बस आप मन ही मन एक मतलब प्रार्थना कीजिएगा भगवान से, ऊपरवाला से एक प्रार्थना कीजिएगा कि अंदर जो पायलट जो है वो लोग सेफ लैंडिंग कर पाए, और उन्हें कोई तकनीकी कोई बाधाओं का सामना ना करना पड़े। अगर कुछ हुआ भी तो मैं दे बी सेफ, ठीक है। क्योंकि ये सब हाथ से काफ़ी मतलब दीज आर अनएक्सेप्टेबल, ठीक है। कोई किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा होने वाला है। द प्लेन वॉज अबाउट टू जस्ट अबाउट टू लैंड करते ही मतलब आग पकड़ गया और यह हादसा हो गया, ठीक है। सो आप सभी से मेरा मतलब ये एक गुजारिश है कि आप लोग जब भी कोई प्लेन देखेंगे आप लोग, खासतौर पर मिलिट्री एयरक्राफ्ट, कमर्शियल एयरक्राफ्ट तो बहुत कम ऐसे क्रैश होते हैं, लेकिन मिलिट्री एयरक्राफ्ट का क्रैश होने का रेट काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो इस साल तो 2 हो चुका है ऑलरेडी, और पिछले साल तेजस में जो हुआ था, वी लॉस्ट स्क्वाड्रन लीडर नमन सियाल। आई थिंक ही वाज अ स्क्वाड्रन लीडर और विंग कमांडर, आई फॉरगॉटन हिज रैंक, बट ही वाज एन एस पायलट, ही लॉस्ट हिज लाइफ। सो वही बात है, मतलब मैं सौ बात की एक बात मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग जब भी देखेंगे कोई एयरक्राफ्ट, मिलिट्री एयरक्राफ्ट, बीट हेलीकॉप्टर, बीट transport aircraft, or be it any fighter aircraft, just pray to God the Almighty that may there be
सेफ लैंडिंग हो वहाँ पे, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर टुडेज सेशन। आप सभी को कैसा रहा ये सेशन आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और तब तक कह देते रहिए अनंत मैक्सिम साइनिंग ऑफ। जय हिंद।